हमारी कहानी किस्त नंबर 1 से लेकर 120 तक का मुख्तसर अहवाल। हमारी कहानी में जो किरदार हैं उनमें फ़िज़ा और शेराज़ मेन कैरेक्टर हैं। फ़िज़ा और शेराज़ एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। फ़िज़ा के 4 भाई और 2 बहनें हैं। फ़िज़ा के अब्बू कहते हैं कि तुम लोग इतने ज़्यादा हो कि मैं तुम लोग का नाम भूल जाता हूँ, कैसे याद रखूँ। फ़िज़ा की अम्मी इन्हें छोड़कर चली गई थी, तो फ़िज़ा ने ही अपने बहन भाइयों को पाला और संभाला। इसके अब्बू भी नशे में घर आते थे, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी फ़िज़ा ने ही संभाली। फ़िज़ा की बेहतरीन दोस्त याले है, जो कि इसके घर के करीब ही रहती है। फ़िज़ा जब काम पर जाती है तो याले इसके छोटे बहन भाई को अपने पास रख लेती। वो फ़िज़ा की बहुत मदद करती। काफ़ी अरसे तक उसकी माँ घर ना आई तो उसके बहन भाइयों को यतीम खाने वाले ले जाने लगे, तो फ़िज़ा ने जमील से शादी कर ली और अपने बहन भाइयों की कफ़ालत के लिए कस्टडी हासिल कर ली। एक सरबराह के तौर पर अब वो इनकी कफ़ील थी। ये शादी फ़िज़ा ने मजबूरी में की थी ताकि इसके बहन भाई इससे दूर ना हो सकें। फिर इनकी ज़िंदगी में सहर नामी लड़की आई, जिसे फ़खरी अपनी बेटी बताता है। सहर शादीशुदा है, उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम ज़ैनब है। फ़खरी उसे भी घर ले आया, लेकिन किसी को मालूम ना था कि सहर शादीशुदा है। वो ज़ैनब को अपनी छोटी बहन बताती थी। सहर का ताल्लुक़ अच्छे लोगों से नहीं था। उसके पास हीरे मौजूद थे, जिसे उसने एक टेडी बेयर में छुपा रखा था, और अपनी बेटी ज़ैनब को कहा था कि इन हीरो के बारे में किसी को ना बताए, या अगर तुमने इसको खो दिया तो मुझे खो दोगी। इसी दौरान फ़िज़ा की माँ घर वापस आ गई। एक दिन सहर फ़खरी को लीवर ट्रांसप्लांट के बहाने बाहर किसी जगह पर ले गई। वहाँ सहर ने फ़खरी की एक किडनी चुराकर बेच दी। ये बात जब फ़िज़ा को मालूम हुई तो वो बहुत गुस्सा हुई। फिर उसने सहर को घर से निकाल दिया। फ़खरी आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगा। जब वो अस्पताल में मौजूद था तभी शुक्रान उसे छोड़कर चली गई। ये बात फ़खरी को उसके बच्चों ने बताई कि अब हम अम्मी हमारे साथ नहीं हैं। इसके बाद सहर ज़ैनब को लेकर साइमा के घर रहने लगी। 2 दिन बाद सहर ज़ैनब को लेकर कहीं चली गई थी। किसी को मालूम ना था कि वो कहाँ गई। फिर कुछ दिन बाद समंदर से उसकी लाश मिली। किसी ने उसे मार कर समंदर में फेंक दिया था। फ़खरी ज़ैनब को दोबारा घर ले आया और सबको बताया कि सहर मर गई है। ज़ैनब फ़िज़ा के साथ ही रहने लगी। फ़िज़ा ख़ुद को कसूरवार समझने लगी कि ना मैं उसे घर से निकालती और ना ये मरती। सहर को उमर ने मारा होता है। उमर सहर का शौहर है, लेकिन ये बात किसी को नहीं मालूम। उमर ने उन हीरो का पूछने के लिए सहर को अगवा किया और उस पर इतना तशद्दुद किया कि वो मर गई। उसके मरने के बाद उमर फ़िज़ा के घर के पास लॉन्ड्री शॉप ख़रीदता है, जिसमें फ़िज़ा पहले से काम कर रही होती है। उमर हीरो को ढूंढने के लिए फ़िज़ा के करीब होता है और उसके घर जाना शुरू कर देता है, जिससे शेराज़ को बहुत तकलीफ़ होती है। वो फ़िज़ा को मना करता है और कहता है कि उमर ठीक आदमी नहीं, लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं करती। वो उसे सिर्फ शेराज़ की जेलसी समझती है। हिकमत फ़िज़ा का भाई, वो एक औरत युसरा से मोहब्बत करता है, जो उससे उम्र में बड़ी होती है। हिकमत का भाई रहमत उसे बहुत समझाता है, मगर वो बाज नहीं आता। उसी औरत की वजह से दोनों भाइयों में कई बार लड़ाई हो चुकी थी।
हिकमत एक दुकान से काफ़ी चीज़ें ख़रीदता है और उस औरत युसरा के घर भिजवा देता है जिससे वो मोहब्बत करता है। ये सब कुछ वो उधार लेता है। उसी रात हिकमत जब उस औरत के घर सो रहा होता है तो उसका शौहर आसिम उसे उनके बारे सब मालूम हो जाता है, तो वो रात को पेट्रोल छिड़क कर घर को आग लगा देता है। कुछ देर बाद लोगों का हजूम वहाँ इकट्ठा हो जाता है। फ़िज़ा जो कि पहले ही युसरा के घर की तरफ आ रही होती है, ताकि वो हिकमत को वापस घर ला सके। फ़िज़ा और शहराज को जैसे ही खबर होती है वो भागे आते हैं। शहराज और रहमत आग में कूदकर हिकमत और युसरा को बचाकर ले आते हैं। आग की वजह से पूरा घर जल जाता है और जो सामान हिकमत ने ख़रीदा होता है वो भी सब जलकर खाक हो जाता है। फ़िज़ा शहराज का शुक्रिया अदा करती है। हिकमत और युसरा को अस्पताल ले जाया जाता है। वो दोनों मामूली ज़ख्मी होते हैं, इसलिए दोनों बेहतर हैं। जहाँ युसरा को मालूम होता है कि वो माँ बनने वाली है। फ़िज़ा युसरा से मिलती है और कहती है कि देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया है, मेरे भाई की जान छोड़ दो, अगर उसे कुछ हो जाता तो। युसरा कहती है मैं अपनी माँ के घर चली जाऊँगी। युसरा हिकमत को बताए बगैर अपनी माँ के घर चली जाती है। हिकमत युसरा के घर जाता है लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलती, तो वो उसे कॉल करता है। युसरा हिकमत को कहती है कि अब मुझे कॉल ना करना, मुझसे राब्ता ना किया करो, और कॉल बंद कर देती है। दूसरी तरफ उमर फ़िज़ा को अपने बारे बताता है कि वो भी फ़िज़ा की तरह अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा है और अपने बहन भाइयों का ख्याल रखता रहा है। उमर कहता है कि मैंने अपने भाई को अनकरा के बोर्डिंग हाउस में भिजवा दिया था, तुम हिकमत को भी वहीं भिजवा दो, जाने का इंतज़ाम मैं कर दूंगा, तुम इसकी टेंशन ना लो, जितना भी खर्चा होगा वो मैं दे दूंगा। फ़िज़ा उमर का शुक्रिया अदा करती है। उमर ने हिकमत को अनकरा के बोर्डिंग स्कूल भिजवा दिया और ख़ुद फ़िज़ा के करीब होता गया ताकि हीरों की मालूमात हासिल कर सके, और फ़िज़ा के घर जाना शुरू कर दिया ताकि हीरे ढूंढ सके। एक दिन उमर ने फ़िज़ा के घर अपने आदमी भिजवाए ताकि वो हीरों का पता कर सकें। उन्होंने फ़िज़ा के घर पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने उनमें से एक आदमी को गिरफ़्तार कर लिया, जिसे ले जाते हुए उमर के आदमियों ने गोली मार दी कि कोई सबूत ना रहे। फ़खरी साहब को उनकी बीवी शुक्रान एक बार फिर से छोड़कर चली जाती है। फ़खरी बहुत दुख महसूस करता है। इस बार फ़खरी साइमा साहिबा के घर शिफ्ट हो जाता है और साइमा साहिबा से मोहब्बत के दावे करता है और साथ ही शादी की प्लानिंग करने लगता है। साइमा साहिबा की बेटी फ़खरी के बेटे रहमत से मोहब्बत करती है, तो उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि फ़खरी उसकी माँ से शादी करे। वो अपनी माँ को कहती है कि मुझे फ़खरी साहब बिल्कुल पसंद नहीं हैं। शहराज और फ़िज़ा के दरमियान जमील की वजह से जो नाराज़गी थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। अब शहराज उमर की वजह से नाराज़ होता है। शहराज को उमर बिल्कुल पसंद नहीं और ना वो उसे अच्छा समझता है। शहराज उमर की खोज में लगा रहता है। उमर अपने आदमियों से कहकर शहराज को मारने के ऑर्डर देता है। वो शहराज को कहीं दूर पहाड़ से फेंकने के लिए ले जाते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर शहराज अपना बचाव करके वहाँ से वापस आ जाता है। उमर हीरों के लिए ज़ैनब को खोजता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी माँ ने हीरे कहाँ रखे हैं, कहाँ छुपाए हैं। कभी वो उस पर सख्ती करता और कभी नरमी से पूछता। ज़ैनब कुछ नहीं बोलती और बिल्कुल खामोश रहती है।
उमर ज़ैनब को साइकेट्रिस्ट के पास भी ले जाता है ताकि वो कुछ बोल सके, लेकिन वो बिल्कुल खामोश रहती है, कुछ नहीं बोलती है। उमर हर तरह नाकाम रहता है तो उमर ज़ैनब को अगवा करवाता है। जब ज़ैनब उमर के पास होती है तो ज़ैनब बताती है कि वो इसका अब्बू है। उमर को यकीन नहीं आता। आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब उमर के करीब हो जाती है क्योंकि वो इसका बाप होता है, और ज़ैनब उमर को हीरो के बारे में बता देती है कि वो टेडी बेयर में छुपाए थे और वो कहीं गुम हो गया है। ये जानने के बाद उमर खुश हो जाता है और अपने आदमियों को ज़ैनब को मारने का ऑर्डर देता है, क्योंकि जिस काम के लिए उसने ज़ैनब को अगवा किया होता है वो हो जाता है। उसे हीरो के बारे में मालूम हो जाता है। अब ज़ैनब उसके लिए बेकार थी। उसका आदमी कहता है कि भाई इतनी छोटी बच्ची को मारेंगे और वो आपको अपना बाप कह रही है। ये बात सुनकर उमर सोच में पड़ जाता है। फिर उमर ज़ैनब को समझाकर घर भेज देता है ताकि वो किसी को कुछ ना बताए। अब उमर फ़िज़ा के घर में हीरो की तलाश जारी रखते हुए टेडी बियर ढूंढता है। जब वो सब फ़िज़ा के घर बैठे होते हैं और ज़ैनब अपने टेडी बियर की बात करती है कि मेरा टेडी बियर कहीं गुम हो गया है, तो शुक्रान अपने पर्स से निकालकर उसे टेडी बियर देती है कि लो, ये मुझे बाहर गली में पड़ा मिला था। टेडी बियर को देखकर उमर खुश हो जाता है कि ये वही है, और जब मौका मिलते ही उमर उस टेडी बियर को खोजता है, उसमें से हीरे ढूंढता है, लेकिन उसमें से उमर को हीरे नहीं मिलते। शुक्रान वो हीरे लेकर घर छोड़कर चली जाती है। अब उमर को शुक्रान की तलाश होती है। वो फ़खरी को भी शुक्रान ढूंढने का कहता है, उसके बदले पैसे देने का वादा करता है। दूसरी तरफ शहराज का बाप फ़िज़ा के पीछे पड़ा होता है क्योंकि वो फ़िज़ा को पसंद नहीं करता। शहराज एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता है जबकि फ़िज़ा एक गरीब घर की लड़की है, इसलिए वो सरवत को बिल्कुल पसंद नहीं है और उससे अपने बेटे की जान छुड़वाना चाहता है। शहराज का बाप सरवत फ़िज़ा और शहराज का घर खाली करवा लेता है और वो लोग सड़क पर रहने लगते हैं। फ़िज़ा का अब्बू फ़खरी अपनी माँ के पैसे उठा लाता है और जाकर सरवत के मुंह पर मारता है कि आइंदा मेरे बच्चों से दूर रहना, उनके आसपास भी नज़र आए तो मुझसे बुरा नहीं होगा। शहराज वहीं खड़ा होता है। फ़खरी के जाने के बाद सरवत गुस्सा करता है और कहता है कि इसकी जुर्रत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, मुझे उसका पैसा नहीं चाहिए। शहराज कहता है ठीक है, आपको नहीं चाहिए तो मैं ले जाता हूँ। वो पैसे लेकर चले जाता है। उमर जो हीरे ढूंढ रहा होता है वो हीरे भी सरवत के होते हैं जो कि उमर से खो जाते हैं। इन हीरों की तलाश के लिए उमर ने उससे 1 हफ्ते का वक्त मांगा। उस वक्त के बदले में सरवत ने एक और शर्त रखी और फ़िज़ा की तस्वीर उमर को दी कि इस लड़की से मेरे बेटे की जान छुड़वा दो तो मैं तुम्हें 1 हफ़्ता दे दूँगा। उमर ने उसे कहा ठीक है, ये काम मेरे आदमी कर लेंगे। तो सरवत ने कहा नहीं, ये काम तुम खुद करोगे क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी है। उमर बाद में जब वो तस्वीर देखता है तो वो तस्वीर फ़िज़ा की होती है। उसके बाद उमर शहराज के पीछे भी पड़ जाता है। कुछ दिन बाद उमर के आदमी शुक्रान को ढूंढ लाते हैं। शुक्रान उमर को देखकर हैरान होती है और कहती है कि तुम तो फ़िज़ा के बॉस हो ना। उमर अपने आदमियों पर चिल्लाता है कि तुम लोग बेवकूफ़ हो क्या जो इसे मेरे सामने ले आए। अब इसने मुझे पहचान लिया है, तुम लोग मुझे एक कॉल करके भी बता सकते थे। अब ले जाओ इसे मेरे सामने से, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो। उमर के आदमी शुक्रान को एक कमरे में ले जाकर बांध देते हैं। उमर शुक्रान से हीरों का पूछता है। वो कहती है कि मेरे पास नहीं है।
वो मुझसे किसी ने छीन लिए हैं। उमर कहता है तुम तब तक यहीं हो जब तक हीरे नहीं मिल जाते। शुक्रान मौका देखकर भाग जाती है और फ़िज़ा को कॉल करती है। शुक्रान फ़िज़ा को मिलने के बाद उमर के बारे में कुछ नहीं बताती। वो सोचती है कि मैं फ़िज़ा को बताऊं या नहीं बताऊं। फ़िज़ा का पीछा करते हुए उमर भी उनके पीछे होता है ताकि वो शुक्रान को गोली मार सके और कोई सबूत ना रहे। लेकिन जब उमर देखता है कि शुक्रान ने फ़िज़ा को कुछ नहीं बताया तो वो खामोश हो जाता है और अपनी गन वापस रख लेता है। फ़खरी जब अपने माँ के पैसे उठा लाता है तो उसकी माँ फ़िज़ा के घर रहने आ जाती है। जब शुक्रान आती है तो फ़िज़ा के घर उसकी दादी मौजूद होती है उनके साथ रहने को। शुक्रान जब घर जाती है तो फ़िज़ा की दादी शुक्रान को घर से निकाल देती है, ये कह के तुम्हारी अब फ़खरी से तलाक हो चुकी है, अब तुम चली जाओ। और तुम आए रोज़ इनको छोड़कर चली जाती हो, इसलिए अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और तलाक के बाद तुम अब इस घर में नहीं रह सकती हो। ये सुनकर शुक्रान चली जाती है और वो साइमा साहिबा के घर जाकर रहने लगती है। कुछ दिन बाद शुक्रान मर जाती है। अस्पताल जाने के बाद पता चलता है कि उसकी मौत ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई। मरने से पहले शुक्रान फ़खरी को हीरो के बारे में बता देती है। फ़खरी लॉकर में से हीरे निकालता है तो उसका बेटा रहमत वो हीरे छीन लेता है। फ़खरी का बेटा उसका पीछा करते हुए उस तक पहुंचता है और कहता है कि मैं भी आप ही का बेटा हूं। और हीरे देखकर कहता है कि ये वही हीरे हैं जिनकी वजह से कुछ लोग हमारे घर आए थे और फायरिंग की थी। फ़खरी कहता है ये शुक्रान के हैं और शुक्रान की विरासत है, इन पर हमारा हक है, हम सबका हक है, सबको हिस्सा मिलेगा। तो उसका बेटा कहता है कि अगर मैं ये ना देखता तो आप किसी को हिस्सा भी ना देते और इन पर किसी का हक नहीं, इन हीरो का फ़ैसला आपा करेंगी। घर पहुंचने के बाद जब वो हीरे फ़िज़ा देखती है और कहती है कि इस पर हमारा कोई हक नहीं, मैं ये पुलिस को दे आऊँगी, पहले ही इनकी वजह से हमें बहुत परेशानी देखना पड़ी है। तो फ़खरी कहता है कि नहीं, ये शुक्रान के हीरे हैं और इन पर हमारा पूरा हक है, हम सब मिलकर अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे। फ़िज़ा कहती है कि नहीं, इन पर हमारा हक नहीं है, हम में से कोई इसमें से हिस्सा नहीं लेगा। तो फ़खरी कहता है कि ठीक है, इसमें से सिर्फ मेरा हिस्सा बेचकर दे दो। फ़िज़ा कहती है कि आपका हिस्सा कहाँ से आया, ये हीरे हमारे नहीं हैं और जो चीज़ हमारी नहीं है उन पर हमारा हक नहीं है। फ़िज़ा वो हीरे पुलिस स्टेशन दे आती है और अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा देती है। फ़िज़ा जमील से तलाक लेना चाहती है लेकिन जमील उसे तलाक नहीं देता है। वो हर बार वादा करता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, लेकिन जब फ़िज़ा उसके सामने डॉक्यूमेंट्स रखती है तो वो उस बात से मुकर जाता है और फ़िज़ा को तलाक नहीं देता है। इस बार जमील फ़िज़ा को ये कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करो इस केस में तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। तुम उमर को बुलाओ, उसको कॉल करो और उसको बुलाओ ताकि हम उसे गिरफ़्तार कर सकें, लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। फ़िज़ा शराज और किसी को भी ये बात नहीं बताती है और उमर को कॉल करती है। उमर को कॉल करने के बाद वो एक जगह पर बुलाती है जहाँ पर जमील और पुलिस फ़ोर्स उसे गिरफ़्तार कर लेगी। लेकिन जब वो उमर वहाँ पहुँच जाती है और उमर के साथ खड़ी होती है तो इत्तफ़ाक़न वहाँ शहराज पहुँच जाता है। वो फ़िज़ा को देखकर हैरान होता है और सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है इसके साथ।
उसकी वजह से तमाम ऑपरेशन ख़राब हो जाता है। वो पहुंचता है और ज़ैनब का हाथ उमर के हाथ से छीनता है। ज़ैनब को फ़िज़ा उठा लेती है। वो कहती है, वो शराज को बताती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ फ़िज़ा से मिलने आई हूँ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम क्यों हर वक्त मेरा पीछा करते रहते हो? तो शराज कहता है कि तुम्हारा इस बंदे से अब क्या काम है? जमील ये देख रहा होता है और वो कहता है कि इसे यहाँ आना ज़रूरी था, इसे यहाँ पर क्यों बुलाया? फ़िज़ा ने इसे जानबूझकर बुलाया होगा। जमील और बाकी फ़ोर्स ये सोचती है कि अगर हमने कार्रवाई की तो ज़ैनब जो कि छोटी बच्ची है उसे कोई नुकसान ना पहुँचे। लेकिन फिर वो बाहर निकलते हैं। वैन से बाहर आने के बाद उन्होंने गन तानी होती है और उमर को गिरफ़्तार कर लेते हैं। फ़िज़ा ज़ैनब को खींचकर पीछे ले जाती है ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुँचे। उमर को पुलिस गिरफ़्तार करके ले जाती है और फ़िज़ा ज़ैनब को अपने घर ले आती है। लेकिन शराज उसे लड़ा होता है कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। फ़िज़ा कहती है कि तुम्हें हर बात बताना ज़रूरी नहीं है, मुझे जो बेहतर लगा मैंने वो किया। फ़िज़ा जमील की पूरी मदद करती है और वादे के मुताबिक अब जमील को उसे तलाक देना थी। फ़िज़ा चीफ़ के पास जाती है और कहती है कि इसके कहने पर मैंने इसकी मदद की है, अब ये डॉक्यूमेंट्स पर मुझ साइन कर दे। लेकिन इस बार भी जमील मुकर जाता है और कहता है कि जब इन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया तो मैं अपना वादा पूरा क्यों करूं? शराज वहाँ पर क्यों पहुँचा? शराज की वजह से हमारा केस ख़राब हो गया। हमारे पास उमर के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है। अब हम उसके ख़िलाफ़ कैसे कार्रवाई करेंगे? उसने तो अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। और जमील फ़िज़ा को तलाक देने से इनकार करके वहाँ से चला जाता है। जमील फ़िज़ा के घर के सर्च वारंट निकलवाता है ताकि उसके घर की तलाशी ले सके और किसी तरह उस पर कोई जुर्म साबित कर सके। जमील को सर्च वारंट मिल जाते हैं तो वो पुलिस फ़ोर्स लेकर उसके घर जाता है और तलाशी लेता है। पूरे घर की तलाशी लेने पर किचन से उसे ड्रग का एक पैकेट मिलता है। जैसे ही वो ड्रग जमील को मिलती है तो वो फ़िज़ा को गिरफ़्तार करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। शराज जेल जाता है और उमर से कहता है कि फ़िज़ा के घर पर ड्रग तुमने ही रखवाई थी। तो उमर कहता है कि तुम गलत जगह पर आए हो, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम जाओ और जाकर अपने बाप से पूछो। शराज अपने बाप से मिलने आया और पूछने लगा कि फ़िज़ा के घर से मिलने वाली ड्रग आपने उसके घर रखवाई। वो अपने बाप को धमकी देता है कि अगर उन्होंने मदद नहीं की तो मैं ये डॉक्यूमेंट पुलिस तक पहुंचा दूंगा। वो डॉक्यूमेंट्स सरवत साहब के ख़िलाफ़ होते हैं। उसमें कुछ ऐसे सबूत होते हैं जिससे सरवत साहब फंस सकते थे। सरवत परेशान हो जाता है। वो शराज के सामने वकील को फ़ोन करता है और शराज को यकीन दिलाता है कि वो फ़िज़ा को इस केस से निकलवा देगा। शराज जाते हुए बाप को धमकी देकर जाता है। शराज के जाने के बाद सरवत ने अलीना को कॉल की और बताया कि कल फ़िज़ा खाने पर आ रही है, लेकिन इस बात का आयला को पता ना चले। दूसरी तरफ फ़खरी साहब महक के साथ घूमने फिरने में मसरूफ़ है। उसे फिर से इश्क हो गया। लॉन्ग ड्राइव रास्ते में महक की गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। महक जिससे फ़खरी साहब को इश्क हुआ होता है। फिर महक और फ़खरी सड़क पर लिफ्ट के इंतज़ार में होते हैं। फ़खरी की मुलाकात महक से हस्पताल में होती है। वो अपनी माँ के इलाज के लिए जाता है
और वहाँ इसकी मुलाकात महक से होती है। महक और फ़खरी सड़क पर लिफ्ट के इंतज़ार में होते हैं। 2 मोटर बाइक्स रुकती हैं, एक पर महक और दूसरे पर फ़खरी बैठ जाते हैं और नए सफ़र पर चल पड़ते हैं। आयला एक बेंच पर बैठी होती है। मैं यहाँ हूँ, शिराज को देखकर आवाज़ देती है। शिराज अपनी माँ से मिलने आता है। उसकी माँ उसे यकीन दिलाती है कि सब अच्छा होगा, इसलिए कल फ़िज़ा को खाने पर बुलाया है। तुम्हारे बाबा को पछतावा है। शिराज कहता है कि मैं डिनर पर नहीं आऊँगा। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, यकीन दिलाती है, लेकिन वो मना करके चला जाता है कि हम डिनर पर नहीं आएंगे। शिराज को अपने बाप पर यकीन नहीं होता है, इसलिए वो इनकार करके चला जाता है। फ़िज़ा के घर में खाने की मेज़ पर सब बैठे हैं। फ़िज़ा अपने बहन भाइयों को यकीन दिलाती है कि वकील साहिबा अभी तक कोई भी केस नहीं हारी, इसलिए हमें भरोसा रखना चाहिए। दरवाज़े पर बेल बजती है। जमील आता है और फ़िज़ा को कहता है कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। मैं तुमसे हर चीज़ का बदला लेना चाहता था, लेकिन अब मैं सब कुछ अल्लाह पर छोड़ रहा हूँ। फ़िज़ा और शिराज ये सुनकर खुश हो जाते हैं। फ़िज़ा का भाई रहमत बोला, चलो अब हमारी चलाक जमील से जान छूट जाएगी। शिराज को उसके वालिद सरवत की कॉल आती है कि तुमने आयला को क्यों मना किया कि तुम डिनर पर नहीं आ रहे। शिराज ने कहा, वो आपकी बातों में आ सकती हैं, मैं नहीं। मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। लेकिन सरवत साहब उसे बार बार इसरार करते हैं, उसे यकीन दिलाते हैं कि मैं वाकई में शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं अब वैसा नहीं हूँ। शिराज खाने पर ज्वाइन होने के लिए 2 शराइत रखता है, एक वकील को केस से ना हटने की और दूसरी सबके सामने फ़िज़ा से माफ़ी मांगने की। सरवत शिराज का वालिद उसकी दोनों शर्तें मान लेता है। शिराज फ़िज़ा को बताता है कि हम खाने पर जाएंगे। फ़िज़ा की दादी कहती है कि मैं क्या पहनूंगी, मेरे पास तो कोई नया सूट ही नहीं। उसकी दादी को नए सूट की फ़िक्र होने लगती है। फ़खरी और महक समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं। वो जिनके साथ मोटर बाइक्स पर गए होते हैं वहाँ बैठकर उन्हीं के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, म्यूज़िक और गाने के साथ। उनमें से एक शख्स गिटार पर धुन बजाता है तो फ़खरी कहता है कि तुम इसे एंजॉय करना कहते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि एंजॉय कैसे करते हैं। तो फ़खरी अपनी आवाज़ में गाना सुनाता है। दूसरी तरफ रहमत और फ़ारूक मिलकर आयशा के लिए सीपियों से कार्ड तैयार कर रही हैं, क्योंकि आयशा ये शहर छोड़कर दूसरे शहर जा रही है और फ़ारूक उसे तोहफे में कुछ देना चाहता था। जिस शहर वो जा रही है वहाँ पर समंदर नहीं है और आयशा को समंदर बहुत पसंद है, इसलिए वो सीपियों की मदद से ही कार्ड तैयार कर रहा है ताकि वो आयशा को दे सके।